हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मदर्स क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए हम लोग देख रहे थे 10 कदम सीरीज। 10 के दम सीरीज में हम लोग अगला वीडियो लेके आ चुके हैं, जो 10 क्वेश्चन ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सर्वप्रथम, अगर आप लोग को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, और जो लोग नए हो चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में विभिन्न सोशल मीडिया चैनल जैसे व्हाट्सअप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब का लिंक पड़ा है, तो आप लोग जाकर वहां से ज्वाइन कर लीजिए। और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी है और वहां पे ईमेल आईडी भी दिया गया है, तो आप लोग जाकर हमसे संपर्क बनाने के लिए यहाँ से जुड़ जाइए। और विभिन्न प्रकार के क्यूआर कोड भी दिए जा रहे होंगे यहाँ पे बगल में, जो आप लोग क्या करेंगे वहां से स्कैन करके हमसे जुड़ सकते हैं। जैसे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल से आप लोग जुड़ सकते हैं विभिन्न प्रकार के स्कैनर से। तो आइए हम लोग देखते हैं आज का 10 कदम सीरीज में 10 क्वेश्चन जो ही महत्वपूर्ण है। अगला है पहला प्रश्न हमारा, 1955 में राष्ट्रीय इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण के बाद उसका नाम क्या कर दिया गया? तो 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण के बाद उसका नाम क्या कर दिया गया? एसबीआई। क्या कर दिया गया? एसबीआई कर दिया गया, अर्थात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर पूछा जाए एसबीआई का पूर्व नाम क्या था, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। तो आप लोग ध्यान रखेंगे 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण के बाद क्या कर दिया गया था? एसबीआई कर दिया गया था। आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करने के बाद क्या नाम पड़ गया? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पड़ गया। और अगर पूछा जाए तो इंपीरियल बैंक से पहले इसका क्या नाम था, तो बैंक ऑफ कलकत्ता था। यह भी आप लोग ध्यान से याद कर लेंगे कि बैंक ऑफ कलकत्ता, फिर उसके बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया पड़ा। उसके बाद से इसको राष्ट्रीयकरण कर दिया गया भारत सरकार द्वारा 1955 में। उसके बाद इसका नाम क्या पड़ गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो इसकी स्थापना देखा जाए तो 1 जुलाई 1955 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुआ था? तो राष्ट्रमंडल खेलों का जो शुरुआत होता है वो होता है 1930 में। कब होता है? 1930 में। कहां से होता है? हैमिल्टन कनाडा। कहां में होता है? हैमिल्टन कनाडा में होता है। और अगर बात किया जाए कनाडा क्या है, तो उत्तरी अमेरिका का एक देश है कनाडा। और तो आप लोग ध्यान रखेंगे राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुआ था, तो 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। और ऐसा माना जाता है कि हैमिल्टन जो राष्ट्रमंडल खेल हैं, ये कहीं अंग्रेजों के उपनिवेश जहां जहां उसके रहे, वो वही देश क्या होते हैं, इसके सदस्य होते हैं राष्ट्रमंडल खेलों में। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। तो राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुआ था, तो 1930 में हुआ था हैमिल्टन कनाडा में। और कनाडा की बात किया जाए तो कनाडा क्या है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। और कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। आप लोग ध्यान रखेंगे। और मुद्रा क्या है? अगर करेंसी की बात करें तो कनाडियन डॉलर यहाँ की मुद्रा है। अगला देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? अब ध्यान दीजिए आप लोग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछ रहा है, भारतीय महिला अध्यक्ष नहीं पूछ रहा है। प्रथम महिला अगर अध्यक्ष पूछ रहा है तो प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। और अगर देखा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना होता है 31 दिसंबर 1985 को होता है। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन होते हैं? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, अर्थात व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष होते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे यहाँ से। और अभी देखा जाए तो विगत अगर बात करें महत्वपूर्ण अधिवेशन में 1929 में होता है लाहौर अधिवेशन, जहाँ से पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में इतना फैक्ट। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो यहाँ से आप लोग जरूर यहाँ से क्वेश्चन अच्छे से देखिए, आप लोग याद करने का प्रयास करिए हमारे साथ साथ। और ये कहीं ना कहीं आप लोग के आगामी एग्जाम जो होने वाले हैं उसमें जरूर ये सब प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। तो आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला, रूस की मुद्रा अर्थात रूस की करेंसी का क्या नाम है? तो रूस की करेंसी का नाम क्या है? रूबल। क्या है? रूबल। रूस की करेंसी का नाम क्या है? रूबल। अगर बात किया जाए रूस के बारे में, तो रूस क्या है? रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को। और रूस की मुद्रा क्या है अर्थात करेंसी क्या है? रशियन रूबल। और बात किया जाए वहां के वर्तमान राष्ट्रपति की, तो व्लादिमीर पुतिन। कौन है? व्लादिमीर पुतिन क्या है? यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। तो रूस की मुद्रा का क्या नाम है? रशियन रूबल। और राजधानी क्या है? मॉस्को। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है?
व्लादिमीर पुतिन। अगला अगर देखा जाए 55 नंबर पर क्वेश्चन, डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं हम लोग? डर्मेटोलॉजी में जो होता है त्वचा का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है? त्वचा का, हमारे त्वचा स्किन का अध्ययन हम लोग करते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, तो डर्मेटोलॉजी किससे संबंधित है? त्वचा के अध्ययन से संबंधित है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, जलियांवाला बाग नरसंहार के जांच के लिए कौन सा आयोग नियुक्त किया गया था? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो होता है 13 अप्रैल 1919 को होता है, और इसमें लगभग हजारों से अधिक लोगों की जान जाती है, निर्दोष लोगों की जान जाती है। और होता क्या है, इसके अध्ययन अगर बात किया जाए तो जलियांवाला बाग नरसंहार में की जांच के लिए किस आयोग की नियुक्ति की जाती है? तो हंटर आयोग। किस आयोग की नियुक्ति की जाती है? हंटर आयोग की नियुक्ति की जाती है जलियांवाला बाग हत्याकांड के निरीक्षण के लिए या जांच के लिए। अब बात किया जाए जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो जैसे हमने बताया कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है ये 13 अप्रैल 1919 को होता है, और इसका जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध को दर्ज करने के लिए महात्मा गांधी ने अपनी उपाधि कैसर हिंद की उपाधि क्या किए थे? वो लौटा दिए थे अंग्रेजों को। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि गांधी जी कैसर हिंद की अपनी उपाधि लौटा देते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद से। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग में लिया जाता है? तो अगर देखा जाए तो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों को हम लोग पहले समझ लेते हैं। निकट दृष्टि दोष में होता क्या है? निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। इस तरह आप लोग याद करिए, निकट में क्या होता है? निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तु दिखाई देती है परंतु नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देती है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। तो निकट दृष्टि दोष में क्या को दूर करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं? अवतल लेंस। किस लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस को हम लोग क्या करते हैं? प्रयोग में लेते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करते हैं हम लोग? अवतल लेंस। और दूर दृष्टि दोष में क्या करते हैं? उत्तल लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं। हमने डिफरेंस बता दिया, जैसा कि निकट होगा तो निकट की वस्तु दिखाई देगी, दूर की नहीं दिखाएगी, तो दूर के लिए हम लोग अवतल लेंस लेंगे। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तु दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है, तो निकट की वस्तु को देखने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तब उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। अगला देखा जाए क्वेश्चन नंबर 8, अद्वैतवाद के संस्थापक कौन है? अद्वैतवाद के संस्थापक है गुरु शंकराचार्य। कौन है? गुरु शंकराचार्य जो है अद्वैतवाद के संस्थापक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण, जो हमने बार बार बता रहे हैं हम कि जो भी ये 10 क्वेश्चन रहेंगे ये बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए है, जीके और जीएस से प्रश्न। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 10 का दम सीरीज इसका नाम पड़ा है हम, या हमने इसका नाम 10 का दम इस सीरीज इसीलिए रखे हैं क्योंकि ये 10 क्वेश्चन जो रहेंगे आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहते हैं। अगला देखा जाए, भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? अब देखा जाए नदी घाटी परियोजनाओं से भी क्या होता है, प्रश्न प्रत्येक एग्जाम में देखा जाता है। तो जैसे क्या होता है कि भाखड़ा नांगल जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है? तो ये है सतलज नदी पर। किस पे है? सतलज नदी पर क्या है? भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना है। अब बात किया जाए तो उत्तर में जो हमारे मैप में देखा जाए, जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल और अन्य राज्य जो हैं उधर के जो पाकिस्तान सटे हुए हैं उधर की बात किया जाए तो उत्तर से दक्षिण की तरफ अगर देखा जाए नदियों का क्रम, तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। कौन कौन है? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये 5 नदियां हैं। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, तो 5 नदियों का क्रम है। इस क्रम से भी पूछा जाता है प्रश्न, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला देखा जाए, किस शहर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो किस शहर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो अहमदाबाद को। किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को। अहमदाबाद को क्या कहा जाता है? पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। आइए फिर से हम लोग क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर लेते हैं। 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण के बाद उसका नाम क्या कर दिया गया था? तो एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था 1 जुलाई 1955 को। अगला देखा जाए, राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुआ था? तो 1930 हैमिल्टन कनाडा में हुआ था।
अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। और रूस की मुद्रा का क्या नाम है? तो रूबल, रशियन रूबल या रूबल। और डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं हम लोग? तो त्वचा का अध्ययन करते हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच के लिए कौन सा आयोग की नियुक्ति किया गया था? तो हंटर आयोग की नियुक्ति कर दी गई थी। और कैसर हिंद की उपाधि गांधी जी लौटा दिए थे विरोध में। अगला देखा जाए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग लिया जाता है? तो अवतल लेंस का उपयोग लिया जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला, अद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? तो गुरु शंकराचार्य जो है अद्वैतवाद के संस्थापक हैं। अगला, भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? किस नदी पर बना हुआ है? तो सतलज नदी पर इसका निर्माण हुआ है। अगला देखा जाए, किस शहर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो अहमदाबाद को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो इस तरह से हमने 10 क्वेश्चन देखा। वीडियो कंप्लीट हुई। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। जो लोग नए हो चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।